दादी, माँ, इन मटकों के पीछे छिप जाइए जल्दी। धूप में तपा हुआ चेहरा, फटे पुराने कपड़े पहने एक 10 साल के बच्चे ने एक अरबपति उद्योगपति की कलाई पकड़कर उन्हें बड़े बड़े मटकों के पीछे खींच लिया। कुछ ही देर बाद काले कपड़ों में 4 आदमी दरवाजा फांद कर अंदर आ गए। आज उसके बेटे और पोते की बरसी थी। सबसे दुखद दिन पर किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से पहाड़ों में रहने वाले एक अनजान लड़के ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। बच्चे की आंखों में देखते ही उस उद्योगपति प्रियंका देवी को लगा जैसे उनका दिल रुक गया हो। वे आंखें उनके मृत बेटे की आंखों से हूबहू मिलती थीं। यह बच्चा आखिर कौन था और कौन क्यों उसे मारना चाहता था? किस्मत से मिले ये 2 लोग। उनकी इस मुलाकात ने दबे हुए रहस्यों को एक एक कर सामने लाना शुरू कर दिया था। नमस्ते। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हमें बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे कि उस जगह पर सौभाग्य की वर्षा हो। एक काली सेडान कार अरावली की घुमावदार पहाड़ी सड़कों पर चढ़ रही थी। खिड़की के बाहर घने पेड़ों का जंगल दूर दूर तक फैला था। पतझड़ की हवा से सूखे पत्ते कार पर झर रहे थे। पिछली सीट पर बैठी महिला खामोशी से बाहर देख रही थी। सूर्यवंशी ग्रुप की चेयरपर्सन प्रियंका देवी। उनका नाम भारत के 10 सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार था, लेकिन आज किसी भी पदवी का कोई मतलब नहीं था। आज उनके बेटे की बरसी थी। 8 साल पहले आज ही के दिन प्रियंका ने अपनी दुनिया खो दी थी। उनका इकलौता बेटा विक्रम सिंह राठौर और उनका महज 2 साल का पोता, दोनों ने एक ही दिन एक ही हादसे में दुनिया छोड़ दी थी। प्रियंका की उंगलियां उनके घुटनों पर कांप रही थीं। 8 साल बीत गए थे, लेकिन यह दिन आते ही उनका दिल टूटने लगता था। मैडम, हम पहुंच गए। कार एक सुनसान पहाड़ी सड़क के बीच में रुकी। यह वही जगह थी जहां 8 साल पहले उनके बेटे की कार चट्टान से नीचे गिर गई थी। प्रियंका ने कांपते हाथों से कार का दरवाजा खोला। सिक्योरिटी टीम को वापस भेज दो, मैं अकेली रहना चाहती हूं। प्रियंका धीरे धीरे चट्टान के किनारे की ओर चली। नीचे गहरी खाई नजर आ रही थी। विक्रम, प्रियंका ने कांपती आवाज में अपने बेटे का नाम पुकारा। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। उनके घुटनों में जान नहीं रही और वह वहीं जमीन पर बैठ गईं। न जाने वह कितनी देर रोती रहीं। फिर उन्होंने आंसू पोंछते हुए खुद को संभाला। मन को शांत करने के लिए उन्हें थोड़ा टहलना था। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया और पहाड़ी रास्ते पर चलने लगी। पैरों के नीचे सूखे पत्ते चरमराहट की आवाज कर रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक टूटी फूटी इमारत दिखाई दी। यह एक पुराना बंद पड़ा आश्रम था। प्रियंका आश्रम को पार कर आगे बढ़ती रही। सूरज ढलने लगा था। अचानक प्रियंका के कदम रुक गए। दूर एक पुरानी हवेली की छत दिखाई दी। प्रियंका का दिल धड़क उठा। यह वही इलाका था। उनका बेटा अक्सर कहता था कि रिटायरमेंट के बाद वह ऐसी ही किसी पुरानी हवेली में पारंपरिक मिट्टी के बर्तन बनाते हुए रहना चाहता है। प्रियंका अनजाने में ही उस घर की ओर चल पड़ी। पुराना लकड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर झोंकने पर एक बड़े आंगन में मिट्टी के बड़े बड़े मटके रखे थे। दर्जनों मटके ढलती शाम की रोशनी में एक साथ खड़े थे। उन्हें अपने बेटे की याद आ गई, जिसे मिट्टी के बर्तनों से बहुत लगाव था। माँ, मिट्टी के बर्तन सांस लेते हैं, ये जिंदा बर्तन होते हैं। प्रियंका अनजाने में ही दरवाजे के अंदर चली गईं। तभी, हिलो मत, उनके पीछे से एक तीखी आवाज आई। प्रियंका चौंककर पीछे मुड़ी। 10 साल का एक लड़का खड़ा था। धूप से सांवला चेहरा और आंखों में सतर्कता। लड़के ने हाथ में पकड़ी एक लाठी प्रियंका की ओर तान रखी थी। कौन हो तुम? किसी और के घर में क्यों घुस आई? मैं तो बस यहां से गुजर रही थी, प्रियंका ने हकलाते हुए जवाब दिया। लड़के ने प्रियंका के चेहरे को घूर कर देखा। कुछ देर देखने के बाद उसने धीरे धीरे अपनी लाठी नीचे कर ली, लेकिन अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। दादी, माँ, हिलना मत, लड़का फुसफुसाया। कोई पीछा कर रहा है, आवाज मत करना। प्रियंका की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। काले कपड़े पहने कुछ आदमी आपका पीछा कर रहे थे। 3 हैं। प्रियंका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वे दरवाजे के बाहर हैं, बस अंदर आने ही वाले हैं। लड़के ने प्रियंका की कलाई पकड़ ली। मेरे पीछे आइए, जल्दी। लड़का प्रियंका को मटकों के बीच ले गया। आंगन के एक कोने में दीवार के सहारे आदमकद मटके रखे थे। यहां, इसके पीछे घुस जाइए।
लड़के ने मटकों के बीच की एक संकरी जगह की ओर इशारा किया। प्रियंका ने हिम्मत करके खुद को उस जगह में धकेला। बड़े बड़े मटकों ने उन्हें एक पर्दे की तरह छिपा लिया। बिल्कुल मत हिलना। जैसे ही प्रियंका कुछ कहने वाली थीं, दरवाजे की तरफ से कदमों की आहट सुनाई दी। लड़के ने फुर्ती से मटकों के सामने खड़े होकर रास्ता रोक लिया। प्रियंका ने अपनी सांस रोक ली। उनका दिल पागल हो रहा था। लड़के, एक भारी कर्कश आवाज आई। प्रियंका का पूरा शरीर जम गया। यहां एक बूढ़ी औरत को आते देखा, उनका दिल डूब गया। वे उसका नाम जानते थे। चेयरपर्सन को पकड़ो वरना हम सब मारे जाएंगे। किधर गई वो? दूसरी आवाज गरजी। प्रियंका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। लड़के की शांत आवाज सुनाई दी। हाँ, एक दादी माँ आई थी, लेकिन वो पीछे वाले पहाड़ की तरफ चली गई। पहाड़ की तरफ? हाँ, उस पगडंडी से ऊपर गई। कुछ पल की खामोशी। उधर देखो जाकर। कदमों की आवाज अलग अलग दिशाओं में फैल गई। कोई मटकों के बीच से गुजरा। प्रियंका ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। कदमों की आहट मटके के ठीक सामने रुकती हुई महसूस हुई। यहां नहीं है, जल्दी पीछा करो, दूर नहीं गई होगी। कदमों की आहट तेजी से दूर हो गई। दरवाजे के चरमराने और बंद होने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। दादी, माँ, अब आप बाहर आ सकती हैं। लड़के का चेहरा मटकों के बीच से दिखाई दिया। वे चले गए। प्रियंका ने बड़ी मुश्किल से हिलने की कोशिश की, लेकिन उनके पैरों में जान नहीं थी। लड़के ने उनका हाथ पकड़कर सहारा दिया। मटकों के पीछे से निकलकर प्रियंका वहीं जमीन पर बैठ गईं। उनका पूरा शरीर कांप रहा था। दादी, माँ, आप ठीक तो हैं? प्रियंका में जवाब देने की भी हिम्मत नहीं थी। पहले अंदर चलिए, यहां रहना ठीक नहीं। लड़के ने प्रियंका को सहारा दिया। प्रियंका लगभग लड़के के सहारे ही चल रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और अंधेरा छा गया था। तापमान तेजी से गिर रहा था। प्रियंका के दांत किटकिटाने लगे। ठंड और डर एक साथ हावी हो रहे थे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दादी, माँ, दादी, माँ। लड़के की घबराई हुई आवाज दूर होती जा रही थी। प्रियंका की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आखिरी चीज जो उन्होंने देखी वह उन्हें सहारा देते हुए लड़के का चेहरा था और फिर प्रियंका बेहोश हो गईं। आज उनके बेटे की बरसी थी। सबसे दुखद दिन पर किसी ने उनकी जान लेने की कोशिश की और एक अनजान लड़के ने उन्हें बचाया था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। जब प्रियंका ने आंखें खोलीं तो उन्हें एक अनजानी छत दिखाई दी। लकड़ी की बल्लियों के बीच से धीमी रोशनी छन रही थी। कहीं से लकड़ी जलने की गंध आ रही थी। प्रियंका ने सिर घुमाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर बहुत भारी लग रहा था। दादी, माँ, आपको होश आ गया? वही जानी पहचानी आवाज। यह वही लड़का था जिसने पिछली रात उन्हें बचाया था। रोहन चिंता भरे चेहरे से प्रियंका को देख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। यह कौन सी जगह है? प्रियंका ने मुश्किल से पूछा। यह हमारे घर का कमरा है। आप बेहोश हो गई थीं तो दादाजी और मैंने आपको सहारा देकर यहाँ ले आए। रोहन ने प्रियंका की पीठ के पीछे एक तकिया लगा दिया। छोटे हाथ, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कुशल। दादी, माँ, आपको बहुत तेज बुखार था। रात भर आपको पसीना आता रहा। रोहन ने एक कटोरे में से तौलिया निचोड़ते हुए कहा और धीरे से प्रियंका का माथा पोंछा। प्रियंका की आंखें भर आईं। न जाने कितने समय बाद किसी ने इतने अपनेपन से उनकी देखभाल की थी। सूर्यवंशी ग्रुप की चेयरपर्सन के रूप में बीते 8 साल अनगिनत लोग उनके आस पास रहते थे, लेकिन किसी ने भी इतने सच्चे दिल से उनकी परवाह नहीं की थी। सेक्रेटरी, गार्ड, एग्जीक्यूटिव सब केवल उनकी हैसियत को देखते थे। लेकिन यह बच्चा अलग था, बिना किसी उम्मीद के। उसने एक अजनबी बुढ़िया की रात भर सेवा की थी। शुक्रिया बेटा। प्रियंका की आवाज कांप रही थी। शुक्रिया कैसा? आप बीमार थीं। यह तो मेरा फर्ज था। रोहन शर्माकर मुस्कुराया। प्रियंका का दिल भर आया। अगर मेरा पोता जिंदा होता तो वो भी इसी उम्र का होता। यह ख्याल आते ही उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। दादी, माँ, क्या आप थोड़ी खिचड़ी खाएंगी? मैंने सुबह बनाई है। रोहन एक छोटी सी हांडी ले आया। उसमें से भाप निकल रही थी। तुमने खुद बनाई? हाँ, दादाजी जब बीमार होते हैं तो मैं ही उनके लिए बनाता हूं। रोहन ने चम्मच में खिचड़ी लेकर फूंक मारी और धीरे से प्रियंका के होठों तक ले गया। प्रियंका ने बच्चे के हाथ से खिचड़ी खाई। गर्माहट उनके गले से नीचे उतर रही थी। ऐसा लगा जैसे उनका जमा हुआ शरीर धीरे धीरे पिघल रहा हो। आखिरी चम्मच खत्म होने के बाद रोहन ने अपनी जेब से एक छोटी सी पुड़िया निकाली।
यह क्या है? पहाड़ से तोड़ी हुई जड़ी बूटियां हैं। सर्दी जुकाम में बहुत फायदा करती हैं। रोहन ने अंगीठी पर रखे केतली में जड़ी बूटियां डाल दी। कुछ ही देर में एक कड़वी सी महक पूरे कमरे में फैल गई। लड़का बड़े ध्यान से काढ़ा बना रहा था। प्रियंका खामोशी से उसे देखती रही। उम्र में छोटा लेकिन किसी भी बड़े से ज्यादा समझदार। तुम इतनी छोटी उम्र में यह सब कैसे कर लेते हो? दादाजी बहुत बीमार रहते हैं, इसीलिए मुझे ही करना पड़ता है। रोहन की आवाज में उदासी थी। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? उन्होंने धीरे से पूछा। रोहन ने सिर हिला दिया। वे नहीं हैं। दादाजी कहते हैं कि उन्होंने मुझे पाला है। जब मैं बच्चा था तब मैं उन्हें जंगल में मिला था। किसी ने मुझे वहां छोड़ दिया था। प्रियंका की सांस रुक गई। उनका दिल दर्द से फट रहा था। इतने प्यारे बच्चे को कोई जंगल में कैसे छोड़ सकता है? दादाजी ने मेरी जान बचाई, इसलिए अब मेरी बारी है उनकी देखभाल करने की। रोहन ने सिर उठाकर कहा। उसकी छोटी छोटी आंखों में एक दृढ़ संकल्प था। कुछ देर बाद रोहन एक कटोरे में काढ़ा ले आया। दादी माँ, यह पी लीजिए, थोड़ा कड़वा है पर सेहत के लिए अच्छा है। प्रियंका ने कांपते हाथों से कटोरा लिया। कड़वा काढ़ा उनके गले से नीचे उतर गया। शुक्रिया रोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। 8 साल में पहली बार उन्हें किसी का सच्चा अपनापन महसूस हुआ था। दादी माँ, आप रो रही हैं? रोहन ने घबराकर पूछा। नहीं बेटा, बस तुम्हारा इतना प्यार देखकर। लड़के के हाथ छोटे और खुरदुरे थे, लेकिन दुनिया के किसी भी हाथ से ज्यादा गर्म थे। कुछ समय बाद बाहर कुछ खड़खड़ाहट की आवाज हुई। प्रियंका ने आंखें खोलीं तो रोहन वहां नहीं था। दरवाजे के बीच से आंगन दिखाई दे रहा था। लड़का आंगन में मटकों को पोंछ रहा था। छोटे छोटे हाथों से एक एक मटके को बड़े प्यार से साफ कर रहा था। कपड़े के मटके की सतह पर रगड़ने की एक लयबद्ध आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर प्रियंका का शरीर जम गया। यह एक बहुत ही जानी पहचानी लय थी। उनका बेटा विक्रम, वह भी मिट्टी के बर्तनों को ऐसे ही साफ किया करता था। माँ, मिट्टी के बर्तन सांस लेते हैं, उन्हें प्यार से साफ करना चाहिए। बेटे की आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। प्रियंका की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। रोहन का मटकों को साफ करने का तरीका हूबहू उनके मृत बेटे जैसा था। विक्रम। प्रियंका ने अनजाने में अपने बेटे का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद रोहन कमरे में आया। दादी माँ, आप ठीक तो हैं? लड़के ने धीरे से प्रियंका की पीठ सहलाई। हाँ ठीक हूं, बस किसी की याद आ गई। किसकी? मेरे बेटे की, जो बहुत पहले चला गया। रोहन ने प्रियंका का हाथ कसकर पकड़ लिया। आप बहुत दुखी हैं, है ना? मैं भी जब दादाजी के बारे में सोचता हूं तो ऐसा ही लगता है। प्रियंका ने लड़के के चेहरे को ध्यान से देखा। माथा, आंखें, नाक, होंठ। यह चेहरा अनजाना नहीं था, जैसे कहीं देखा हो पर याद नहीं आ रहा था। वह इस गहरे पहाड़ में बिना किसी पहचान के क्यों रह रहा था? प्रियंका के मन में एक सवाल उठा। उन्हें एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था, लेकिन इसका जवाब मिलने में अभी वक्त था। प्रियंका अभी नहीं जानती थी कि यह लड़का उनकी किस्मत पूरी तरह से बदलने वाला था। प्रियंका काढ़ा पीकर आराम कर रही थी, तभी उनकी जेब में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने चौंक कर फोन निकाला। बैटरी लगभग खत्म थी, पर फोन चल रहा था। स्क्रीन पर नाम देखते ही प्रियंका की आंखें फैल गईं। राजेश मेहरा, सूर्यवंशी ग्रुप का सीईओ और नंबर 2। 8 साल पहले बेटे की मौत के बाद प्रियंका ने सबसे ज्यादा उसी पर भरोसा किया था। वह उसे अपने बेटे की तरह मानती थी। लेकिन हेलो चेयरपर्सन मैडम, राजेश की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। आप अभी कहाँ हैं? उसकी आवाज जरूरत से ज्यादा कांप रही थी, जैसे कोई नाटक कर रहा हो। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? सिक्योरिटी टीम ने आपको खो दिया, यहां हंगामा मचा हुआ है। प्रियंका ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी आवाज सुनती रही। कुछ तो गड़बड़ थी। राजेश आमतौर पर इतना नहीं घबराता था। वह हमेशा शांत रहता था, लेकिन अभी वह ऐसे बात कर रहा था जैसे किसी चीज से डर रहा हो। मैडम प्लीज जवाब दीजिए। राजेश की आवाज ऊंची हो गई और अगले ही पल उसने एक बड़ी गलती कर दी। हमने उस बंद पड़े आश्रम के पास एक्सीडेंट वाली जगह पर लोगों को भेजा था, लेकिन आप वहां नहीं थीं, इसलिए सब परेशान हो गए। प्रियंका का दिल जम गया। आश्रम, यह शब्द उनके दिमाग में गूंज उठा। वह कल आश्रम के पास से गुजरी थीं। यह बात किसी को नहीं पता थी, यहां तक कि उनके सेक्रेटरी को भी नहीं।
8 साल में वह पहली बार उस जगह गई थी। तो फिर राजेश को यह कैसे पता चला? प्रियंका की पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। राजेश, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आश्रम के पास थी? फोन पर कुछ पल की खामोशी छा गई। राजेश की सांसें तेज हो गईं। वो गाड़ी के जीपीएस सिग्नल से पता किया था। प्रियंका की आंखें सिकुड़ गईं। यह झूठ था। वह पहाड़ी इलाका एक नो नेटवर्क जोन था, जहां जीपीएस भी काम नहीं करता था। 8 साल पहले उनके बेटे के एक्सीडेंट के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। जीपीएस सिग्नल न मिलने की वजह से रेस्क्यू टीम को पहुंचने में घंटों लग गए थे। प्रियंका के दिमाग में पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे। कल रात काले कपड़ों वाले आदमी, उनकी आवाज, चेयरपर्सन को पकड़ो वरना हम सब मारे जाएंगे। और अब राजेश, जो पहले से ही उनकी लोकेशन जानता था। प्रियंका के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कांपते हुए दिल से एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। राजेश, पता नहीं मैं कहां हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फोन के दूसरी तरफ राजेश की सांसों में एक राहत महसूस हुई। प्रियंका ने इसे पकड़ लिया। राहत। उनकी याददाश्त जाने की बात सुनकर राजेश को राहत मिली थी। क्यों? क्या कोई ऐसी बात थी जो उसे याद नहीं रहनी चाहिए थी? प्रियंका का शक यकीन में बदल गया। हाँ, मुझे कल रात का कुछ भी याद नहीं। मैं कहां सोई यह भी पता नहीं। आप शांत रहिए मैडम, मैं तुरंत लोगों को भेजता हूं। नहीं, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करके फोन करूंगी। प्रियंका ने फोन काट दिया। फोन रखते हुए उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। यह राजेश था। 8 साल से जिस पर उन्होंने बेटे की तरह भरोसा किया, वही पीठ में छुरा घोंप रहा था। और एक और सवाल उनके दिमाग में कौन था? 8 साल पहले उनके बेटे का एक्सीडेंट, क्या वह सच में एक एक्सीडेंट था? प्रियंका की आंखों से गर्म आंसू बह निकले। विक्रम। उन्होंने मुट्ठी भींच ली। अगर राजेश ने उनके बेटे को मारा था तो वह उसे कभी माफ नहीं करेंगी। लेकिन अभी सही वक्त नहीं था। उन्होंने अपने गुस्से को काबू में किया। राजेश को लगता है कि उनकी याददाश्त चली गई है। उन्हें इसी का फायदा उठाना था। बदला ठंडे दिमाग से लिया जाता है। तभी दादी, माँ, क्या हुआ? रोहन कमरे में आया। प्रियंका के आंसू देखकर वह हैरान था। कुछ नहीं बेटा, आपका चेहरा ठीक नहीं लग रहा। लड़के की आवाज में सच्ची चिंता थी। इस दुनिया में इस पल सिर्फ यही बच्चा था जो सच में उनकी परवाह कर रहा था। दादी, माँ, मैंने आलू उबाले हैं, खा लीजिए। रोहन एक छोटी ट्रे ले आया जिसमें से भाप निकल रही थी। प्रियंका ने बच्चे की पीठ को देखते हुए मुट्ठी भींच ली। बदले की आग उनके दिल में जल रही थी। किस्मत का पहिया घूमना शुरू हो गया था। जब प्रियंका आलू खा रही थी, रोहन ने अचानक चमकती आंखों से कहा, दादी, माँ, मेरे पास एक खजाना है, क्या आप देखेंगी? खजाना? कैसा खजाना? मैंने किसी को नहीं दिखाया, पर आप खास हैं, इसीलिए आपको दिखाना चाहता हूँ। जरूर, दिखाओ। रोहन मुस्कुराता हुआ कमरे के एक कोने में रखे पुराने लकड़ी के संदूक के पास गया और उसमें से कुछ निकाला। ये देखिए। प्रियंका ने लापरवाही से उस चीज को देखा और अगले ही पल उनका दिल रुक गया। वह एक पुरानी जेब घड़ी थी। सोने का फ्रेम जिस पर जंग लग गया था, शीशा चटका हुआ था। प्रियंका के हाथ कांपने लगे। यह घड़ी जानी पहचानी थी। क्या मैं इसे देख सकती हूं? उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। रोहन ने घड़ी उन्हें दे दी। प्रियंका ने कांपते हाथों से उसे पकड़ा। उन्होंने घड़ी को पलटा। पीछे कुछ खुदा हुआ था, लेकिन धूल और झंग की वजह से दिख नहीं रहा था। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से उसे रगड़ा। धीरे धीरे झंग हटा और शब्द उभर आए, विक्रम, मेरा समय तुम्हारे साथ चलता है। प्रियंका की आंखें फैल गईं। यह वही घड़ी थी जो उन्होंने 8 साल पहले अपने बेटे को तोहफे में दी थी। दुनिया में अकेली एक लिमिटेड एडिशन घड़ी। ये प्रियंका के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यह घड़ी तुम्हें कहां से मिली? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। जब मैं बच्चा था तब यह मेरे गले में थी, जब दादाजी को मैं मिला था। प्रियंका की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनके बेटे की घड़ी इस बच्चे के गले में थी। 8 साल पहले जब विक्रम की कार चट्टान से गिरी तो उसने आखिरी पलों में अपनी घड़ी बच्चे के गले में डाल दी होगी, यह सोचते हुए कि अगर कोई इस बच्चे को पाए तो घड़ी देखकर उसकी पहचान कर ले। विक्रम। प्रियंका ने घड़ी को सीने से लगा लिया। वह सिसकने लगी। तभी रोहन पानी लाने के लिए उठा। जैसे ही उसकी आस्तीन ऊपर हुई, प्रियंका की नजर उसकी कलाई पर पड़ी। कलाई के अंदर 3 छोटे तिल एक त्रिकोण के आकार में थे। प्रियंका का दिल रुक गया। यह उनके खानदान का पुश्तैनी निशान था। खुद प्रियंका के हाथ पर भी वही निशान था। उनके मृत बेटे विक्रम के हाथ पर भी था और उनके पोते के हाथ पर भी था।
प्रियंका ने झटके से उठकर रोहन की कलाई पकड़ ली। यह निशान। प्रियंका ने उसकी कलाई को देखा। त्रिकोण के आकार में 3 तिल, वही जगह, वही आकार। प्रियंका के पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। यह बच्चा, यह उनका पोता था जिसे वह मरा हुआ समझ रही थी। 8 साल से वह इसी पहाड़ में जिंदा था। वीर। प्रियंका की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने बच्चे को कसकर गले लगा लिया और बिना आवाज किए रोने लगी। 8 साल का दबा हुआ दुख बाहर आ गया। मेरे बच्चे, तुम जिंदा थे। रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने धीरे से प्रियंका की पीठ थपथपाई। दादी, माँ, रोइए मत, मैं हूं ना। यह सुनकर प्रियंका और जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद प्रियंका ने आंसू पोंछे। वीर, यह घड़ी बहुत कीमती है, इसे कभी मत खोना। हाँ, यह मेरा खजाना है। प्रियंका की आंखों में एक दृढ़ संकल्प आ गया। अब बदले का मतलब बदल गया था। उन्हें सूर्यवंशी ग्रुप के असली वारिस, इस बच्चे को बचाना था। राजेश मेहरा से छीना हुआ साम्राज्य इस बच्चे को वापस दिलाना था। तभी रोहन, आंगन से एक भारी आवाज आई। एक बूढ़े आदमी की आवाज। दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, लेकिन आंखों में एक असाधारण चमक थी। प्रियंका और उस बूढ़े आदमी की नजरें मिली। प्रियंका समझ गई, यह वही आदमी था जिसने 8 साल तक वीर को पाला था। दोनों की नजरें हवा में टकराईं। जंग का ऐलान हो चुका था। बूढ़ा आदमी कमरे में आया। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, फटे पुराने कपड़े, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब गहराई थी। दादाजी। वीर दौड़कर उस आदमी के गले लग गया। दादी, माँ, अब ठीक हैं। बूढ़े आदमी ने प्रियंका की ओर देखा। अब तबीयत कैसी है? आपकी कृपा से बहुत बेहतर हूं। कल रात मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। रोहन किसी को लाया था तो मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, बूढ़े आदमी ने शांत भाव से कहा। उसने रोहन की ओर देखा। रोहन बेटा, जरा पीछे जाकर मटकों पर जमा औस पहुंचाओ। मुझे तुम्हारी दादी माँ से कुछ जरूरी बात करनी है। जी दादाजी। वीर बाहर चला गया। कमरे में खामोशी छा गई। बूढ़े आदमी ने अंगीठी पर रखी केतली में चाय पत्ती डाली। उसका चाय बनाने का तरीका बहुत अनूठा था। प्रियंका ने यह तरीका पहले कहीं देखा था। 20 साल पहले जब वह मुंबई के दलाल स्ट्रीट पर अपना दबदबा बना रही थीं, तब उन्होंने एक महान शख्सियत के बारे में सुना था। एक ऐसा आदमी जिसके आगे दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े दिग्गज सिर झुकाते थे। लोग उसे कहते थे दलाल स्ट्रीट का शेर, भैरव सिंह। प्रियंका की आंखें फैल गईं। आप। बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर उठाया। सूर्यवंशी ग्रुप की चेयरपर्सन प्रियंका देवी। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। प्रियंका का दिल डूब गया। यह वही आदमी था, दलाल स्ट्रीट का शेर, भैरव सिंह, जो 20 साल पहले अचानक गायब हो गया था और वह इस पहाड़ी पर रह रहा था। आप यहां कैसे? दुनिया से मन भर गया तो छिप गया। अब बस आराम करना चाहता था, भैरव सिंह ने कहा। लेकिन 8 साल पहले मुझे यह बच्चा मिला। नदी के किनारे बहकर आया था। गले में एक अजीब सी घड़ी थी। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरा पोता है। मुझे पता था, भैरव ने कहा। घड़ी पर खुदा नाम देखकर मैं समझ गया था। सूर्यवंशी ग्रुप के विक्रम सिंह राठौर, तुम्हारे बेटे का नाम, जो 8 साल पहले एक हादसे में मर गया था। तो आपने? मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। उसकी एक वजह थी। वह हादसा कोई आम हादसा नहीं था। प्रियंका का शरीर जम गया। तुम्हारे बेटे की कार जिस चट्टान से गिरी, मैं उस जगह को अच्छी तरह जानता हूं। वह रास्ता हमेशा बंद रहता है। कोई जान बूझकर खोले तभी वहां जाया जा सकता है। भैरव की आवाज गहरी हो गई। और हादसे के तुरंत बाद कुछ अजीब लोग इस पहाड़ पर छानबीन कर रहे थे। वे बच्चे को ढूंढ रहे थे। मैंने बच्चे को छिपा लिया और तब से मैं इंतजार कर रहा था। प्रियंका निशब्द थी। भैरव 8 साल से जानता था कि वह एक साजिश थी। राजेश मेहरा, प्रियंका ने दांत पीसते हुए कहा। जानता हूं। भैरव ने सिर हिलाया। उसके आदमी कई बार इस पहाड़ पर आए, पर वे उसे ढूंढ नहीं पाए। प्रियंका की आंखों से आंसू बहने लगे। इस आदमी ने 8 साल तक उनके पोते की रक्षा की थी। प्रियंका अचानक उठी और भैरव के सामने घुटनों पर बैठ गईं। शेर साहब, मेरे पोते को 8 साल तक बचाने का यह एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। उन्होंने भैरव की ओर देखा। कृपया इस बच्चे के लिए मुझे अपनी ताकत उधार दीजिए। भैरव कुछ देर चुप रहा, फिर वीर की ओर देखा, जिसे उसने 8 साल तक अपने पोते की तरह पाला था। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।
दलाल स्ट्रीट के शेर की चमक। उठो चेयरपर्सन, भैरव ने दृढ़ता से कहा। जिसने मेरे पोते की आंखों में आंसू लाए हैं उसका हिसाब मैं अपने तरीके से करूंगा। भैरव कमरे के एक कोने में गया, एक पुरानी अलमारी हटाई और जमीन से एक लोहे का ढक्कन उठाया। नीचे एक तहखाना था। मेरे पीछे आओ। तहखाने में एक पुरानी तिजोरी थी। भैरव ने उसे खोला। अंदर मोटी मोटी फाइलें और पुरानी रजिस्टरों का ढेर था। यह क्या है? 20 साल की जमा पूंजी। भैरव ने एक रजिस्टर निकाला। सूर्यवंशी ग्रुप के शेयर खरीदने वाले बेनामी खाते और दलाल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोगों को चलाने वाली खुफिया जानकारी। क्यों? बुरे वक्त के लिए। राजेश मेहरा। वह सूर्यवंशी ग्रुप को निगलने की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि मैंने 8 साल तक क्या तैयारी की है। भैरव ने रजिस्टर प्रियंका को दिया। यह राजेश को बर्बाद करने का हथियार था। आइए मिलकर इस खेल को खत्म करते हैं। तभी बाहर गाड़ियों के इंजन की आवाज आई। वीर दौड़ता हुआ अंदर आया। दादाजी, बाहर गाड़ियां आ रही हैं। यह राजेश था। भैरव और प्रियंका ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। वे बाहर निकले। राजेश को लग रहा होगा कि वह एक भूली बिसरी बुढ़िया से मिलने आया है, लेकिन उसका सामना सूर्यवंशी की बुद्धि और दलाल स्ट्रीट की ताकत के संगम से होने वाला था। काली गाड़ियां हवेली के सामने रुकीं। राजेश मेहरा उतरा। उसके साथ एक छोटे बालों वाली सेक्रेटरी मिस पूजा थी। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवेली का दरवाजा खुला और भैरव सिंह एक झाड़ू लिए बाहर निकला। वह पहले से ज्यादा झुका हुआ और बूढ़ा लग रहा था। कौन हो भाई? इस वक्त क्या काम है? बूढ़े आदमी, यहां एक मेहमान आई हैं, एक उम्रदराज औरत। ओह, वो बुढ़िया, खाना खाकर पैसे भी नहीं दिए। राजेश हौसा, पैसे मैं दे दूंगा। कहां है वो? भैरव प्रियंका को बाहर लाया। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में कोई भाव नहीं था। चेयरपर्सन मैडम, मैं हूं राजेश। प्रियंका ने उसे घूर कर देखा और अचानक हौस पड़ी। विक्रम, तुम आ गए मेरे बेटे। मां तुम्हारे लिए खाना बनाती है। राजेश का चेहरा बिगड़ गया। प्रियंका उसे अपना मरा हुआ बेटा समझ रही थी। यह तो पागल हो गई है। राजेश हंसा। चलो यहां से। गाड़ियां वापस चली गईं। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुईं, प्रियंका सीधी खड़ी हो गई। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। गया? पूरी तरह बेवकूफ बन गया, भैरव ने कहा। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उस रात राजेश के घर से मिस पूजा चुपचाप बाहर निकली और भैरव की हवेली पहुंची। प्रियंका उसका इंतजार कर रही थी। तुम? मिस पूजा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। मां। उस एक शब्द से प्रियंका का दिल रुक गया। दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान उन्हें मां कह सकता था। अंजलि? मिस पूजा ने सिर हिलाया। हाँ मां, मैं अंजलि हूं। प्रियंका की आंखों से आंसू बह निकले। अंजलि, 8 साल पहले लापता हुई उनकी बहू। 8 साल पहले जब विक्रम की मौत हुई और हमारा बेटा लापता हो गया तो मुझे पता चला कि वह एक हादसा नहीं था। अंजलि ने बताया, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने बदला लेने के लिए अपनी सर्जरी करवाई, एक नई पहचान बनाई और राजेश की सेक्रेटरी बन गई। 8 साल तक मैंने इंतजार किया। प्रियंका ने अपनी बहू को गले लगा लिया। तुमने बहुत दुख झेला बेटा। मां, हमारा वीर, क्या वो सच में जिंदा है? प्रियंका उसे उस कमरे में ले गईं जहां वीर सो रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। अंजलि की सांस रुक गई। वह दरवाजे पर खड़ी होकर अपने बेटे को देखती रही। अंदर जाने से उसका राज खुल सकता था। उसने मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां रोकी। 8 साल बाद उसका बेटा उसकी आंखों के सामने था। मां, अंजलि ने आंसू पोंछे। राजेश के स्टडी रूम में एक खुफिया तिजोरी है। 8 साल पुराने हादसे के सबूत वहीं मिलेंगे। मैं उन्हें निकाल लाऊंगी। कुछ दिनों बाद जब राजेश घर पर नहीं था, अंजलि उसके स्टडी रूम में गई। उसने तिजोरी खोली। अंदर फाइलों का ढेर था। हादसे की तस्वीरें, ब्रेक से छेड़छाड़ की रिपोर्ट, पैसे के लेन देन के रिकॉर्ड, सारे सबूत मौजूद थे। वह जल्दी जल्दी फोन से तस्वीरें लेने लगी। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। राजेश वापस आ गया था। हड़बड़ी में एक कागज जमीन पर गिर गया और तिजोरी का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हुआ। राजेश ने दरवाजा खोला। अंजलि मेज के नीचे छिपी थी। किस्मत से राजेश नशे में था और सोफे पर गिरकर खर्राटे लेने लगा। अंजलि चुपचाप बाहर निकल गई, लेकिन राजेश सोने का नाटक कर रहा था।
जैसे ही अंजलि गई उसने आंखें खोलीं और अपने आदमियों को फोन किया, उसका पीछा करो, उस हवेली को उसमें मौजूद हर चीज के साथ जलाकर राख कर दो, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। अंजलि सबूत लेकर हवेली पहुंची। प्रियंका और भैरव उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। भैरव को किसी जरूरी काम से दलाल स्ट्रीट जाना पड़ा था। हवेली में सिर्फ प्रियंका और वीर थे। आधी रात को आंगन में एक जोरदार धमाका हुआ। काले कपड़ों में आदमियों ने हवेली को घेर लिया था। उनके हाथों में मशालें थीं। उन्होंने हवेली पर मशालें फेंकनी शुरू कर दी। पुरानी लकड़ी की हवेली में तुरंत आग लग गई। वीर, हमें निकलना होगा। प्रियंका ने उसे पकड़ा, लेकिन दरवाजे पर आदमी खड़े थे, धुआं भर रहा था। तभी एक पोकलेन मशीन ने हवेली की दीवार तोड़नी शुरू कर दी। एक टूटती हुई दीवार के बीच से वीर का हाथ छूट गया और वह धुएं में गायब हो गया। वीर, प्रियंका चिल्लाई। वीर टूटती दीवारों से बचकर आंगन में भागा। चारों तरफ आग थी। उसे दादाजी की बात याद आई, जब आग लगे तो पानी तुम्हारा दोस्त है, सबसे बड़े पानी के मटके में छिप जाना। वीर आंगन के कोने में रखे सबसे बड़े मटके की ओर भागा। ढक्कन खोला, अंदर पानी भरा था। उसने मटके में छलांग लगा दी और ढक्कन थोड़ा खुला छोड़ दिया। उसे दादाजी के आने तक इंतजार करना था। भैरव दलाल स्ट्रीट से लौट रहा था जब उसने पहाड़ की दिशा में आसमान को लाल देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वीर, उसने पागलों की तरह गाड़ी चलाई। जब वह पहुंचा तो हवेली जल रही थी और पोकलेन मशीन अपना पंजा एक बड़े मटके की ओर बढ़ा रही थी। नहीं, भैरव चिल्लाया। राजेश के तहखाने में अंजलि एक मॉनिटर पर यह सब देख रही थी। नहीं, उसकी चीख निकली। जैसे ही पोकलेन का पंजा मटके पर गिरने वाला था, भैरव की कार ने पूरी रफ्तार से पोकलेन को टक्कर मार दी। पंजा मटके से कुछ इंच की दूरी पर जमीन में धंस गया। भैरव कार से कूदा और आग की लपटों के बीच से मटके की ओर भागा। उसने ढक्कन खोला। अंदर वीर कांप रहा था। दादाजी आ गए। बेटा, भैरव ने उसे बाहर निकाला और गले लगा लिया। तभी दर्जनों काली गाड़ियां आंगन में घुस आईं। काले सूट पहने लोग बाहर निकले। वे भैरव के आदमी थे। उन्होंने राजेश के गुंडों को मिनटों में काबू कर लिया। भैरव ने अपने फटे पुराने कपड़े उतारे। अंदर एक शानदार काला सूट था। दलाल स्ट्रीट का शेर लौट आया था। राजेश अपने तहखाने में बैठकर जीत का जश्न मना रहा था। तभी मॉनिटर पर भैरव का चेहरा दिखाई दिया। राजेश के हाथ से वाइन का गिलास गिरकर टूट गया। राजेश, भैरव की ठंडी आवाज गूंजी। तुम्हारा पूरा रिसॉर्ट का कारोबार, सारा पैसा, तुम्हें पता है वो किसका था? मेरा। राजेश का चेहरा सफेद पड़ गया। दलाल स्ट्रीट का शेर। हाँ, तुम्हारे सारे निवेशक मेरे आदमी थे। तुम्हारा 3,000 करोड़ का कारोबार मेरे पैसे पर खड़ा था और आज से मैंने सूर्यवंशी ग्रुप में अपनी सारी हिस्सेदारी, तुम्हारी जायदाद, तुम्हारे सारे खाते, सब कुछ जब्त कर लिया है। राजेश का फोन बजने लगा। बैंक से मैसेज आ रहे थे। निवेश वापस ले लिए गए, खाते फ्रीज कर दिए गए। वह बर्बाद हो चुका था। तभी दरवाजा टूटा और भैरव के आदमी अंदर आ गए। उन्होंने अंजलि को बचाया। अंजलि ऊपर आई। राजेश जमीन पर बैठा था। अंजलि ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। यह मेरे पति के लिए। फिर वह मुस्कुराई। मेरा बेटा जिंदा है और सूर्यवंशी ग्रुप का असली वारिस, जिसे तुमने छीन लिया था, अब उसे वापस मिलेगा। अगली सुबह राजेश को घर से निकाल दिया गया। सड़क पर उसके सामने एक काली कार रुकी। अंदर प्रियंका, अंजलि, वीर और भैरव बैठे थे। राजेश, प्रियंका ने कहा, 8 साल पहले तुमने कहा था कि हम खत्म हो गए। आज यह शब्द तुम्हें खुद सुनने पड़ेंगे। कार चली गई। राजेश सड़क पर बैठकर रोता रहा। तभी पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। कानून का इंसाफ शुरू होने वाला था। 3 महीने बाद कोर्ट में राजेश मेहरा को हत्या की साजिश, आगजनी और धोखाधड़ी के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1 साल बाद सूर्यवंशी ग्रुप के हेड ऑफिस में 11 साल का वीर एक मीटिंग से बाहर आया। मीटिंग अच्छी रही माँ, उसने अंजलि से कहा। दादाजी कहते थे, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार विक्रम की कब्र पर था। हम आ गए, अंजलि ने कहा। वीर बहुत बड़ा हो गया है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वीर ने कब्र के सामने सिर झुकाया। पापा, मैं आपकी तरह एक अच्छा इंसान बनूंगा। प्रियंका ने कब्र को सहलाया। विक्रम, अब तुम शांति से आराम करो। तुम्हारा बेटा और तुम्हारा साम्राज्य दोनों सुरक्षित हैं। भैरव दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। कुछ दिनों बाद
भैरव अपनी नई बनी हवेली में था। वह वापस अपने पुराने सादे कपड़ों में था। शेर साहब, क्या आप सच में यहीं रहेंगे? अंजलि ने पूछा। हाँ, मुझे यह पहाड़ पसंद है, वीर ने कहा। दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या मैं भी यहाँ आपके साथ रह सकता हूँ? भैरव की आंखें नम हो गईं। जरूर बेटा, यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। चारों लोग बरामदे में बैठकर हंस रहे थे। एक नया सूरज उग रहा था। आज की कहानी कैसी लगी? 8 साल पहले इसी पहाड़ से सब कुछ शुरू हुआ था। 1-2 साल का बच्चा यहाँ बहकर आया था और किस्मत ने उन्हें फिर से मिला दिया। बच्चे को अपना परिवार वापस मिला। सच्चाई की जीत हुई, क्योंकि सच्चाई को कितना भी गहरा दफनाया जाए, वह एक दिन बाहर जरूर आती है। न्याय की हमेशा जीत होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो हमें कमेंट में बताएं कि आपने इसे कहां से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।